वेलकम एवरीवन। आज हम रूरल इकोनॉमिक्स को एक इमेजिनरी बट जेन्युइनली परफेक्ट फ्रेमवर्क के थ्रू डिकोड करने वाले हैं। हम एक्सप्लोर कर रहे हैं द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, एक ऐसी कहानी जो दिखने में इमेजिनरी है पर इसकी रियलिटी बिल्कुल सॉलिड है। लेट्स डाइव राइट इन। तो आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप कुछ ऐसा दिखेगा। Welcome to Village Palampur, 4 factors of production, farming on fixed land, the uneven land distribution, who provides the labor, or finally, capital, debt, and surplus. All right, let's start with section 1. Welcome to Palampur, a completely hypothetical village used by economists to explain real-world rules of production. अब डे 1 से ही यहाँ आपको एक स्टार्क सोशियो-इकोनॉमिक डिवाइड नोटिस करना होगा। इस गांव में टोटल 450 फैमिलीज हैं और जरा यहाँ देखिए, सिर्फ 80 अपर कास्ट फैमिलीज के पास इस गांव की मेजॉरिटी जमीन है। वहीं दूसरी तरफ 150 दलित या एससी फैमिलीज हैं जो पूरी पॉपुलेशन का ऑलमोस्ट 1/3 हैं, पर वो गांव के एक कॉर्नर में छोटे छोटे घरों में रहते हैं। ये इनिशियल इनइक्वालिटी ना, ये आगे चलकर इस गांव की पूरी इकोनॉमिक्स को ड्राइव करती है। पर एक बात क्लियर कर दूं, पालमपुर कोई टिपिकल बैकवर्ड डिसकनेक्टेड गांव नहीं है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर एक्चुअली काफ़ी सॉलिड है। रायगंज और शाहपुर जैसे बड़े टाउन्स तक वेल कनेक्टेड रोड्स हैं। ऑलमोस्ट हर घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है। एजुकेशन के लिए 2 प्राइमरी स्कूल्स और एक हाई स्कूल भी है। और हेल्थ के लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों फैसिलिटीज मौजूद हैं। तो बेसिकली एक ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी सेटअप करने के लिए स्टेज एकदम परफेक्ट है। Moving on to section 2, the 4 factors of production. This is the absolute core engine of the village economy. देखिए, अगर आपको इस गांव में कुछ भी प्रोड्यूस करना है, literally anything, you need these 4 essential requirements. You can't just magically wish crops into existence. पहला है land, यानी physical space और natural resources. दूसरा है labor, जो actual human effort लगता है. तीसरा है physical capital, production के हर stage पर लगने वाले inputs. और चौथा और सबसे important, human capital, वो enterprise, वो knowledge, जो इन बाकी तीनों को एक साथ लाता है। और ये ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है हमारे तीसरे फैक्टर को, यानी फिजिकल कैपिटल को। इसके 2 अलग रूप होते हैं। एक तरफ है फिक्स्ड कैपिटल, जैसे ट्रैक्टर्स, टूल्स या बिल्डिंग्स। आप एक बार खरीदते हैं और ये सालों साल चलते हैं। दूसरी तरफ है वर्किंग कैपिटल, जैसे रॉ मटेरियल्स, बीज और डे टू डे कैश। ये वो जरूरी चीजें हैं जो प्रोडक्शन में रोजमर्रा कंज्यूम हो जाती हैं। ये डिफरेंस ध्यान रखना, क्योंकि आगे चलकर यही हमें किसानों के डेट ट्रैप के बारे में बहुत कुछ बताएगा। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, फार्मिंग ऑन फिक्स्ड लैंड, जिसके बिना गांव इनकम्प्लीट है। अब प्रॉब्लम क्या है कि जमीन तो फिक्स्ड है, आप उसको रबड़ की तरह स्ट्रेच नहीं कर सकते। तो किसान एक्स्ट्रा यील्ड के लिए मल्टीपल क्रॉपिंग का यूज करते हैं। स्टेप 1, खरीफ सीजन या मॉनसून्स में ज्वार और बाजरा उगाते हैं। स्टेप 2, अक्टूबर से दिसंबर के बीच आलू की खेती होती है। स्टेप 3, राबी सीजन यानी विंटर्स में इलेक्ट्रिसिटी और ट्यूबवेल्स का यूज करके गेहूं उगाया जाता है। और फाइनल स्टेप, लैंड का एक छोटा सा हिस्सा शुगरकेन को डिवोट कर देते हैं जैगरी के लिए। मतलब फिक्स्ड लैंड से मैक्सिमम निकालने के लिए इट्स अ रिलेंटलेस ईयर राउंड साइकिल। पर यहाँ पर ना एक बहुत क्रूशल सवाल उठता है, क्या जमीन इस मॉडर्न फार्मिंग के इंटेंस प्रेशर को सस्टेन कर पाएगी? हम फिक्स प्लॉट पर केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स डाल के यील्ड तो कंटिन्यूअसली बढ़ा रहे हैं, पर क्या ये लॉन्ग टर्म में ठीक है? लेट्स फेस इट, इस ग्रीन रेवोल्यूशन और मॉडर्न फार्मिंग का एक बहुत भारी एनवायरमेंटल कॉस्ट है। हेवी केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स के चक्कर में सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी प्रैक्टिकली खत्म हो चुकी है। ऊपर से इरिगेशन के लिए कंटिन्यूअस ट्यूबवेल पंपिंग की वजह से अंडरग्राउंड वाटर टेबल ड्रास्टिकली डिप्लीट हो गया है। अब आप ही सोचिए, सॉइल और ग्राउंड वाटर बनने में सालों लगते हैं, और एक बार ये रिसोर्सेज तबाह हो गए तो इन्हें रिस्टोर करना वर्चुअली इम्पॉसिबल है। इट्स द लिटरल डार्क साइड ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर। Next up is section 4, the uneven land distribution. Let's see how this stressed land is actually divided among the people. ये डेटा इस गांव की डीप रूटेड इनइक्वालिटी को परफेक्टली कैप्चर करता है। 150 फैमिलीज, प्राइमरली दलित्स, ऐसी हैं जिनके पास खेती के लिए एग्जैक्टली 0 हेक्टेयर जमीन है। फिर आती हैं वो 240 फैमिलीज जो स्मॉल फार्मर्स हैं। ये बेचारे 2 हेक्टेयर से भी छोटे प्लॉट्स पर डिपेंड करते हैं। और फिर है सिर्फ 60 फैमिलीज, मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स, जिनके पास गांव की मेजॉरिटी जमीन है और कुछ के पास तो 10 हेक्टेयर से भी ज्यादा लैंड है। द डिस्पैरिटी इज जस्ट मैसिव। और पता है सबसे बुरी बात क्या है? जो थोड़ी बहुत जमीन इन स्मॉल फार्मर्स के पास है, वो राइट ऑफ इनहेरिटेंस की वजह से कंटिन्यूअसली श्रिंक हो रही है।
गोविंद की स्टोरी ले लीजिए। गोविंद के पास ओरिजिनली 2.25 हेक्टर्स का प्लॉट था। उसकी डेथ के बाद वो जमीन उसके 3 बेटों में डिवाइड हो गई। नतीजा, अब हर बेटे के पास सर्वाइव करने के लिए सिर्फ 0.75 हेक्टर्स जमीन बची है। आप चाहे कितने भी मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स लगा लीजिए, इतनी छोटी जमीन पर एक फैमिली का पेट पालना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता है। Moving on to Section 5. Who provides the labor? If land is this unevenly distributed, who's actually working the fields? सो द क्रूशियल पॉइंट इज कि यहाँ का लेबर मार्केट एक्चुअली 2 एक्सट्रीम्स पर चलता है। एक तरफ है हमारे स्मॉल फार्मर्स, उनकी ज़मीन इतनी छोटी होती है कि वो किसी को हायर करना अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो पूरी फैमिली खुद ही एज मैन्युअल लेबर अपना खेत कल्टिवेट करती है। दूसरी तरफ है मीडियम और लार्ज फार्मर्स। इनके खेत लिटरली इतने बड़े होते हैं कि ये उन्हीं लैंडलेस और मार्जिनल फार्मर्स को डेली वेजेस पर अपने फील्ड्स में काम करने के लिए हायर करते हैं। लेकिन उन लैंडलेस लेबरर्स की एक्चुअल कंडीशन क्या है? दयाल और रामकाली जैसे लेबरर्स की आवाज़ सुनिए। वो कहते हैं, लार्ज फार्मर्स लाइक घनाश्याम हैव बॉट हार्वेस्टर्स। लास्ट ईयर आई वर्कड फॉर लेस देन 5 months। ट्रैक्टर्स और हार्वेस्टर्स के आने से जो थोड़ा बहुत मैनुअल काम इन गरीब लेबरर्स के पास था, वो भी छीन गया। अब उन्हें साल में मुश्किल से थोड़े महीने काम मिलता है। बाकी टाइम वो ईंट के भट्टों यानी ब्रिक मेकिंग जैसे साइड जॉब्स में काम ढूंढने पर मजबूर होते हैं। इट्स ट्रूली हार्ट ब्रेकिंग। Finally, let's look at Section 6. Capital, debt, and surplus. Where does the money come from and where's the extra grain go? 24%. ये नंबर आपको डराने के लिए काफ़ी है। और नो, ये कोई प्रॉफिट मार्जिन नहीं है। ये वो ब्रूटल इंटरेस्ट रेट है जो सविता नाम की एक छोटी किसान से मात्र 4 महीने के लोन पर चार्ज किया गया था। छोटे किसानों को बैंक से इजीली लोन मिलता नहीं, तो खेती की बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए उन्हें गांव के रिच मनी लेंडर्स या बड़े फार्मर से इस खतरनाक रेट पर पैसा उधार लेना पड़ता है। इट्स अ मैसिव डेट ट्रैप। टू पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव, यह है एक ही गांव में चल रही 2 कंप्लीटली अलग इकोनॉमीज। एक तरफ सविता है जो उस हाई इंटरेस्ट लोन को चुकाने के लिए सिर्फ भारी इंटरेस्ट ही नहीं देती, बल्कि लेंडर के खेत में मात्र 100 रुपए की दिहाड़ी पर मजदूरी करने को भी मजबूर है। शी इज कंप्लीटली ट्रैप्ड इन डेट। और दूसरी तरफ तेजपाल सिंह जैसे बड़े किसान जो 350 क्विंटल्स का एक्स्ट्रा ग्रेन यानी सरप्लस प्रोड्यूस करते हैं, उसको मार्केट में अच्छे प्रॉफिट पर बेचते हैं, बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं और वही एक्स्ट्रा पैसा आगे चलकर सविता जैसे किसानों को 24% इंटरेस्ट पर उधार दे देते हैं। The rich keep getting richer and the poor are endlessly exploited. तो अब सवाल ये है, is this economic model of unequal land, high debt and environmental drain truly sustainable for the future of our rural areas? हम आज भले ही heavy environmental cost पर प्रोडक्शन बढ़ा लें, पर कल क्या होगा? पालमपुर की ये स्टोरी completely hypothetical ज़रूर है, but the extreme inequalities, debt traps और environmental realities, ये हमारे almost हर दूसरे गांव की सच्चाई हैं। एक बार इस बारे में सोच कर देखिएगा ज़रूर। इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।